आगे दोस्तों देखो दिया हुआ तुम्हारा मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट इन इट। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स के एग्जांपल्स से तुम समझ सकते हो। देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है H2। वाटर क्या होता है H2O। The molecular formula is a shorthand notation for a molecule of substance in terms of symbols and number of atoms of each element present in it। देखो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हो तो जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तुमको, तो NaCl होता है। तो कैसे तुम्हें पता चला NaCl होगा? अब देखो तुमने सिंबल लिखा सोडियम का Na, फिर उसके बाद क्लोराइड का लिखा, सोडियम क्लोराइड होता है तो Cl लिखा। उसमें तुमने क्या लिखा नीचे, सोडियम में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 1। उसी तरीके से क्लोराइड में कितने एटम होते हैं प्रेजेंट 1। तो तुमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके बनाया। Na गया Cl के 1 से मिलने और Cl गया Na के 1 से मिलने, तो क्या हो गया NaCl। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं तो इसलिए 1 लिखा नहीं जाता, तो NaCl। इसी तरीके से देखो तुम अगर वाटर का देखो तो क्या होगा, उसमें दोनों क्या लिखते हो, पहले लिखते हो H फिर O। H का कितना होता है वैलेंसी 1, O का कितना होता है 2। तो क्या करते हो तुम लोग, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एटम कितने हैं हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में कितने हैं 2। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, अरे मान सॉरी सिंबल क्या हुआ, हाइड्रोजन का H हुआ, ऑक्सीजन का H। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, उसे क्रिस क्रॉस करके बनाते हो H2O। H O के 2 के साथ गया और O H के 1 के साथ गया तो H2O बनता है। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड नोटेशन जो जल्दी बन जाए इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, तो उसी को कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते कैसे हैं, सबसे पहले देखो दोनों के सिंबल लिख दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो वाटर का बनता है तो हाइड्रोजन की भी सिंबल लिख लो, ऑक्सीजन की भी सिंबल लिख लो। जो एनायन होगा, सॉरी कैटायन जो होगा वो राइट साइड में लिखोगे और एनायन क्या लिखोगे, सॉरी कैटायन जो होगा वो लेफ्ट साइड में लिखोगे और एनायन क्या लिखोगे, राइट साइड में लिखोगे। हाइड्रोजन क्या है कैटायन तो लेफ्ट साइड में लिखा, ऑक्सीजन क्या है एनायन तो ये राइट साइड में लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके नीचे जो सिंबल लिखा उसके नीचे दोनों की रिस्पेक्टिव वैलेंसी लिख दो। हाइड्रोजन की क्या होती है वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की क्या होती है वैलेंसी 2। अब आगे देखो क्रिस क्रॉस कर दो दोनों को, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा O के 2 के साथ मिलता है और ऑक्सीजन क्या होता है H के 1 के साथ मिलता है। क्रिस क्रॉस किया, दोनों में अगर 1 1 आ रहा है तो उसको कट कर दो, और अगर दोनों में कोई 2 2 या 4 टाइप का आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, तो उसको 2 कॉमन फैक्टर हुआ तो 2 से तीनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 1 1 और 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ कंपाउंड्स के दिए हैं, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड दिया है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरीके से सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हैं सारे एलिमेंट्स के। देखो दोस्तों अब सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये क्यों क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का केमिकल नेम। देखो NaCl का क्या होता है सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम हुआ, उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब केमिकल नेम हुआ। मॉलिक्यूलर फार्मूला और क्या रिप्रेजेंट करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फिर नेम एंड नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। देखो NaCl, Na में क्या होता है 1, Cl में 1 एटम होता है। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड में Ca में 2 एटम होता है और O में भी 2 होता है तो CaO होता है। तो इस तरीके से, और आगे क्या दिया है डिफिनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफिनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो तुम नेमिंग कैसे करोगे सिंपल कंपाउंड्स का फ्रॉम देयर फार्मूले से। अब देखो आइडेंटिफाई द एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल पहले लिखा जाता है लेफ्ट साइड में और एसिडिक रेडिकल उसके बगल में राइट साइड में लिखा जाता है। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, एस्टिमेट द वैलेंसीज फ्रॉम द फार्मूला। अब वैलेंसी देखो, अब देखो फिर राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड इन द सेम ऑर्डर एज गिवन इन द फार्मूला। इसी तरीके से तुम कंपाउंड की नेमिंग कर दो, आसानी हो जाएगी तुमको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या दोस्तों टॉपिक है, आगे एक टॉपिक केमिकल इक्वेशन।
अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में भी, 8th और 7th में भी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बर्न करके बनाते हैं? मैग्नीशियम रिवर जब बर्न होती है एयर में, ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंस में, तो क्या वो बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसको अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें तो ये बहुत बड़ा और ये टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसे क्या किया गया, एक वर्ड इक्वेशन में लिखा गया। अब वर्ड इक्वेशन क्या शो करता है? Word equation show the change of reactants into products through an arrow placed between them. देखना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर उसके इस तरीके से कुछ एरो ऐसे होता है ऐसे करके, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इस तरीके से, तुमने देखा होगा। देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो Mg प्लस O2 इस तरीके से होता है, तो ये वर्ड इक्वेशन हुआ। इसको अगर बड़ा करके लिखोगे तो वो एनर्जी वेस्टिंग होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से इसको सिंपल तरीके से लिखा जाता है। देखो, फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स किस तरफ होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड पे। रिएक्टेंट्स में देखो Mg प्लस O2 लिखते हो तो रिएक्टेंट्स क्या होता है? लेफ्ट साइड हुआ ये Mg प्लस O2, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन होता है। फिर उसके बाद इस तरीके से एरो लगाते हो और MgO लिखते हो। पूरी तरीके से अगर इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से होगा 2Mg प्लस O2 2MgO। तो इस तरीके से होता है। देखो, फिर रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में और इसके बीच में एरो का साइन होता है, और फिर प्रोडक्ट इस साइड में होता है। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन बनेगी तुम्हारी। अब देखो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन is a symbolic notation that uses symbols and formula instead of words to represent a chemical reaction. केमिकल इक्वेशन समझ गए? वर्ड्स में लिखा जाता है इसको, वर्ड्स में, सिंबल्स में लिखा जाता है, सिंबल के रूप में इसको दोनों की सिंबल लिखी जाती है जो चीज़ लिख रहे हो। उसके बाद स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जिस केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन एक तरीके से अनबैलेंस्ड हो। देखो, Mg प्लस O2 लिख दिया, Mg प्लस O2 प्लस O2, MgO लिख दिया, MgO लिख दिया। अभी बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। देखो, Mg इस तरफ क्या है? एक है। Mg इस तरफ भी एक है, प्रोडक्ट की तरफ भी। रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है, लेकिन रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट कितना? 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? हम स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे, जिसमें मतलब दोनों तरफ रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आगे देखो दिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाए, जिसमें दोनों साइड प्रोडक्ट्स के मास, प्रोडक्ट्स का भी मास और रिएक्टेंट का भी मास इक्वल हो जाए, उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड एन इक्वेशन। 2Mg प्लस O2 लिखा, तो देखो 2Mg प्लस O2 लिख के 2MgO करते हो। देखो यार, मैग्नीशियम का 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम का 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का भी 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 है। तो दोनों तरफ क्या हो गई? मासेस इसको जोड़ेंगे तो इक्वल हो जाएगी दोनों तरफ, रिएक्टेंट की भी मास और प्रोडक्ट की भी मास। तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है? एक तरफ 1 रिएक्टेंट और 2 और मोर प्रोडक्ट्स हो सकता है। देखो, CaCO3 तो एक रिएक्टेंट है, और CaO प्लस CO2 दो प्रोडक्ट हैं। इसी तरीके से आगे देखो, आगे हो सकता है 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2H2 प्लस O2, तो क्या होगा? 2H2O। तो इस तरीके से हो सकता है 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। देखो, 2 रिएक्टेंट है, 1 2, और इस तरफ प्रोडक्ट एक ही है। ये 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट भी हो सकता है, और 2 रिएक्टेंट और 3 और मोर प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब बैलेंसिंग कैसे करोगे किसी केमिकल इक्वेशन की? तो बैलेंसिंग मतलब क्या होता है? बैलेंस करना मतलब दोनों तरफ मतलब मासेस इक्वल बना देना, प्रोडक्ट का भी मास हो जाए और रिएक्टेंट का भी मास इक्वल हो जाए। दोनों मासेस इक्वल हो जाएंगे दोनों तरफ के, तो क्या होगी? इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। और देखो, इसके लिए सबसे बड़ा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें देखो बहुत ही स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करो, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लो उस रिएक्शन की। जैसे देखो, Mg प्लस O2 लिखा, Mg प्लस O2 MgO लिख लिया, स्केलेटल इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या करो, फाइंड आउट हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। अब देखो देखो, मैग्नीशियम का इस तरफ 1 है, मैग्नीशियम का इस तरफ 1 है, ऑक्सीजन का इस तरफ 2 है, तो ऑक्सीजन का इस तरफ 1 ही है।
तो प्रोडक्ट की तरफ भी कितने हैं और उसके रिएक्टेंट भी, मैग्नीशियम के प्रोडक्ट की तरफ कितने होंगे और रिएक्टेंट की तरफ कितने होंगे, इसी ऑक्सीजन के प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं। तो ये सब बना लो इस तरीके से टेबल। फिर देखो कि कैसे बैलेंस्ड होगा, किस तरफ इस तरीके से हम कोफिशिएंट लगाएं कि बैलेंस हो जाए। देखो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बैलेंस करोगे कि हाँ किस तरीके से बैलेंस होगा। ये तो देखो 2 MgO 2 Mg+O2 दोनों में 2 2 हैं, यहाँ भी 2 2 हैं दोनों में। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसी तरीके से करते जाओ तो आगे इसी तरीके से तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस करोगे बैलेंसिंग की, तो इसी तरीके से तुम्हें आ जाएगा बैलेंसिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन के, और मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखते हैं। जैसे देखो S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड और AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन, G फॉर गैस। देखो जैसे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उसी तरह का कुछ मेटल्स गैसेस भी होते हैं, कुछ मेटल्स लिक्विड भी होते हैं। मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी के आगे L लिखोगे कहीं लिखोगे। तो उसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कोई केमिकल मिला हो वाटर में, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसमें क्या लिखोगे, AQ लिखोगे। रिएक्शन कंडीशंस देखो क्या होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। जैसे देखो N2+3H2 लिखते हो, उसमें क्या होता है, बीच में ऐसे करके बना होता है कुछ। देखो FeMO करके नीचे कुछ लिखा होता है 320 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 200 एटम इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, 200 एटम इसका प्रेशर हो गया, और ये 320 डिग्री सेल्सियस जैसे देखो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और ऊपर क्या है, ये कैटलिस्ट है ये दोनों। तो इसी तरीके से आगे देखो हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट चेंजेस क्या होता है, एनर्जी अगर एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है तो वो किस तरफ लिखी जाती है, रिएक्टेंट्स की तरफ, प्लस साइन करके। इस तरीके से जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मान लो 120.7 किलो जूल एनर्जी, किलो जूल में लिखी जाती है एनर्जी, तो इस तरीके से एब्जॉर्ब हुई। और इवॉल्व हुई तो किस तरफ लिखी जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ लिखी जाएगी, इवॉल्व, इस तरीके से करके। अब देखो दोस्तों आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कुछ मैं तुम्हें एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों आगे देखो क्या लिखा है, देखो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl देखो इस तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से वाटर का H2O किस तरीके से, सोडियम नाइट्रेट दिया, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स द केमिकल नेम्स ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल नेम प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन गिव्स अस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कितने एटम्स हैं ये भी हम लोग जानते हैं। मास भी बताती है और वॉल्यूम के बारे में भी बताती है। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, एक तरीके से जैसे देख लो N2+3H2 लिखा, 2NH3, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगी, 3 यहाँ पे वॉल्यूम होगी, यहाँ पे 1 वॉल्यूम होगी, यहाँ पे 2 वॉल्यूम होगी। मतलब जो पहले यहाँ पे लिखा होता है ये चीज़, वही इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो इस तरीके से आगे देखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, इस एटॉमिक मास यूनिट, इसमें देखो सबसे बड़ा एटॉमिक मास यूनिट आता है। एटॉमिक मास यूनिट मॉडर्न में देखो क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम और अपॉन 12 कर देते हैं, तो इस तरीके से एटॉमिक मास यूनिट तुम्हें मिल जाएगी। फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। अब ग्राम एटॉमिक मास, उसी चीज़ को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हो जो तुम, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो देखो जैसे लिखा होता है H2O का, तो H का कितना होता है 1, O का होता है 16, तो H 16+2 तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाती है। अब परसेंटेज कंपोजिशन आता है आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे लिखोगे, मास ऑफ द एलिमेंट इन अ गिवन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। उसमें जितना मास है उस चीज़ में, जैसे मान लो किसी में Na का दिया होगा, NaCl में Na का पूछ लिया तुमसे, तो Na का कुछ, Na का क्या होता है 23 अपॉन Cl, 23 + 35, Cl का 35 होता है, तो अपॉन इंटू 100 कर दोगे तो उससे क्या निकल आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन। अगर Na का पूछा, Cl का पूछा है तो इसी तरीके से Cl में भी कर दोगे।
टोटल इंटू 100, उसका लिख दोगे अपॉन टोटल इंटू 100। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला आता है। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या दोस्तों करते हैं, देखो एम्पिरिकल फार्मूला में भी इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन पहले लिखोगे तुम, फिर उसके बाद इसी तरीके से रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, फिर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स लिख दोगे और उससे एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 2 कर दोगे तो वो मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। बाय दोस्तों।